इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस चैप्टर नंबर 4 का। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि प्राइजेस कैसे चेंज होती है, जैसे सप्लाई और डिमांड चेंज होता है उसके हिसाब से। ये मोस्ट ऑफ द चीजें जो है इस यूनिट की, ये अपन ने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं। बस वही थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाके अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो नोट से स्टार्ट करते हैं। Determination of prices. Prices expressed in exchange value of goods and services in economy. They are used to represent value of various services rendered by factors of production such as rent, wages, interest, profit. अब समझो क्या है ये, उन्होंने लिख के दिया थोड़ा सा, हम देखेंगे क्या है। हमने वैल्यू का कंसेप्ट देखा था। वैल्यू वैल्यू में हमने देखा था दो तरीके की वैल्यू होती है। एक होती है वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, और दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। कोई गुड्स एंड सर्विसेज की दो तरीके की वैल्यू होती है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज किसके बेसिस पे होती है? यूजफुलनेस के बेसिस पे। और वैल्यू इन एक्सचेंज इसके बेसिस पे होती है कि अगर हम कोई कमोडिटी सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके बदले में कितने वैल्यू की कमोडिटी अपने को मिलती है, ठीक है। उसने कितनी वैल्यू की कमोडिटी अपने को मिलती है तो उसको बोला जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब ए को सेक्रीफाइस करके बी मिल रहा है और बी की वैल्यू मेरे लिए कितनी है, तो उसको क्या बोला जाता है? वैल्यू इन एक्सचेंज। अब ये वैल्यू इन एक्सचेंज जनरली डिटरमाइन की जाती है किसके टर्म्स में? प्राइस के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? प्राइस के टर्म्स में। और ये जो प्राइस होती है ये मार्केट में डिटरमाइन की जाती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, समझा? तो वैल्यू वैल्यू में दो टाइप की वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब कौन सी कमोडिटी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है, तो वो बताया जाएगा वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज किस में डिटरमाइन की जाती है? प्राइस में बताई जाती है, मॉनेटरी वैल्यू में डिफाइन की जाती है, उसको ही अपन प्राइस बोलते हैं। और ये जो मॉनेटरी वैल्यू है, ये मॉनेटरी वैल्यू अपने को कहाँ पे पता चलती है? मार्केट में। किसके हिसाब से? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपने को पता चलता है कि उसकी प्राइस क्या चल रही है, मतलब उस गुड्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब इसके बाद समझना कि ये जो प्राइस है ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं होती, गुड्स और सर्विसेज की भी होती है, इसके साथ साथ फैक्टर्स की भी होती है। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये चार तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स अलग आ गए और सर्विसेज अलग आ गई। तो गुड्स की भी प्राइस होती है, सर्विसेज की भी प्राइस होती है, ये अपने को पता है। लैंड की भी प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को लैंड रेंट पे दे रहे तो उसके बदले में अपने को रेंट मिलेगा, तो ये क्या हो गई? उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हो गई प्राइस। सिमिलरली लेबर अगर कोई काम करने जाता है तो उसको वेजेस मिलते, तो ये क्या हो गई? उसके लेबर नाम के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है तो ये इंटरेस्ट नाम के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट भी क्या हो गया? उसको मिली हुई प्राइस ही हो गई, ठीक है। तो प्राइस दो चीजों की होती है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज की, एक तो फैक्टर्स की। अब प्राइस है मतलब ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? मार्केट होगा, क्योंकि प्राइस कहाँ पे डिसाइड होती है? मार्केट में डिसाइड होती है। तो जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं उसको बोला जाता है कमोडिटी मार्केट। क्या बोला जाएगा उसको? कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाएंगे। और जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेचे जाते हैं उसको बोला जाता है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट, ठीक है सर। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में सेलर होता है, सेलर गुड्स को बेचता है और कंज्यूमर बाय करता है, ठीक है। और कंज्यूमर उसके बदले में क्या देता है? पैसे देता है। सिमिलरली ये ट्रांजेक्शन होता है। फैक्टर मार्केट में क्या होता है? फैक्टर मार्केट में फर्म्स होती है। फर्म्स यानी बेसिकली कंपनीज जिनको प्रोडक्शन करना है। अब प्रोडक्शन करना है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगेगा। तो
किसी पर्सन से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म लेती है और उसके बदले में क्या करती है, उन्हें फैक्टर पेमेंट पे करती है, तो इसको बोला जाता है फैक्टर प्राइस, फैक्टर पेमेंट या फैक्टर प्राइस। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, कमोडिटी मार्केट में अलग ट्रांजेक्शन होते हैं और फैक्टर मार्केट में अलग ट्रांजेक्शन होते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि प्राइस दो चीजों की होती है, एक गुड्स एंड सर्विसेज और एक फैक्टर की। यही अपने को नोट्स में दिया हुआ था, अब अगर हम पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। प्राइजेस एक्सप्रेस द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। पहले किसकी बात की उन्होंने, पहले बात की गुड्स एंड सर्विसेज की। दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये इन्होंने किसकी बात की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वैल्यू की भी बात किया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू यानी रेंट लैंड की वैल्यू है, वेजेस लेबर की वैल्यू है, इंटरेस्ट कैपिटल की वैल्यू है और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चेंज चार्ज करते हैं तो उसको भी प्राइस बोला जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ चार्ज कर रहे तो उसको भी क्या बोला जाता है, प्राइस बोला जाता है। इन फ्री मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अपन ने अभी देखा डिमांड मार्केट की डिमांड साइड होती है और सप्लाई साइड होती है, उसके बेसिस पे क्या डिटरमाइन होती है, प्राइसेस, विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर एंटिटीज। अगर एक्सटर्नल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया मार्केट में तो क्या हो सकती है, जो एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस आती है उसके अलग प्राइस हो सकती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देता है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि आप कोई कमोडिटी उस रेट से कम में नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, सप्लाई एंड डिमांड का लॉ कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। Government intervention. In some cases, government set prices either fully or partially to control critical inputs such as petrol, diesel, or to protect both producers and consumer procurement prices for wheat and rice. तो ये किसके लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करते हैं, ये पब्लिक के लिए ही गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ताकि जो नेसेसरी गुड्स है वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को मिलते रहे, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, ये अपन देख चुके हैं सप्लाई एंड डिमांड में। डिमांड एंड सप्लाई मोड इज इसेंशियल फॉर एक्सप्लेनिंग मार्केट ऑपरेशंस एंड चेंजेस इन इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे डिमांड और सप्लाई का जो कर्व होता है वो एक जगह पे मीट होता है, उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई जब होता है तब इक्विलिब्रियम प्राइस आती है। This ensure that the market clears this ensure that the market clears, meaning there is no unsold stock or अनमेट डिमांड। ऐसी उस प्राइस पे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं रहता, कोई भी एक्सेस सप्लाई नहीं रहता सेलर्स के पास, और ऐसा कोई भी बायर नहीं रहता जिसको गुड्स एंड सर्विसेज ना मिले उस प्राइस में। तो सर बाकी के यहाँ पे रहते हैं क्या, बिल्कुल बाकी के प्राइस पॉइंट पे रहते हैं। अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना, ये जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डिमांड कर्व ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें प्राइस और उसके रिगार्डिंग क्वांटिटी डिमांड, और किसके बेसिस पे फॉर्म होता है, ये बायर्स के बेसिस पे, क्योंकि डिमांड कौन क्रिएट करते हैं, बायर्स डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। ठीक है, आउटपुट क्वांटिटी। अब क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है, और जैसे जैसे प्राइस घटती है तो लोग ज्यादा उस गुड्स को बाय करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम थी तो प्राइस बहुत ज्यादा थी, बट जैसे जैसे प्राइस कम होते गई वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती गई, बढ़ती गई। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर्म होता है। सिमिलरली सप्लाई कर्व किसकी चीज बताए, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का रिलेशन बताता है। ठीक है, और कौन फॉर्म करता है, सेलर्स। सेलर्स ही इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई कर्व को। अब सप्लाई कर्व में देखना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाती है वैसे वैसे ये जो सेलर्स होते हैं उनको क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, और ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से वो ज्यादा गुड्स मार्केट में लाते हैं बेचने के लिए। तो इसकी वजह से देखो, जब प्राइस कम थी तो गुड्स भी उन्होंने कम लाए, जब प्राइस ज्यादा हुई तो गुड्स उन्होंने, देखो क्वांटिटी इधर हो गई,
अब जब प्राइस और बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी और इधर साइड में आ जाएंगी, राइट साइड में। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। तो ये दोनों कर्व होते हैं, ये सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व। अब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये एक अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो जाहिर सी बात है वो एक जगह पे मिलते हैं, और जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह पे बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। उस जगह पे क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा क्या क्या होता है, ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना, अगर मान लो मैं इस प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सप्लाई इस लेवल पे है और डिमांड इस लेवल पे। तो मान लो यहाँ पे है डिमांड 20 और सप्लाई है 10 का। तो क्या हो रहा है समझना, 20 प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं लोग और 10 प्रोडक्ट ही बेचने के लिए अवेलेबल है। तो ये देख के सेलर्स क्या करेंगे, ये देख के सेलर्स बोलेंगे कि हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देते, क्योंकि 20 प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है मार्केट में। तो जैसे ही वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाते हैं वो ऊपर आने की कोशिश करते, वो ऊपर आने की कोशिश करते। क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ानी है ना उनको, क्वांटिटी सप्लाइड उनको बढ़ानी है। अब क्वांटिटी सप्लाइड तभी बढ़ाएंगे जब वो प्राइस बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि 20 लोग खरीदने के लिए तैयार है, मार्केट में 10 ही गुड्स अवेलेबल है। तो सेलर क्या बोलता है कि अरे यार 10 कस्टमर वेटिंग में है लाइन के, तो अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा सप्लाई लाता हूँ और प्राइस बढ़ा देता हूँ तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है। बट जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है वैसे ही कुछ लोगों के लिए वो चीज अफोर्डेबल नहीं रहती, इसीलिए क्या हो जाता है, फिर क्वांटिटी डिमांडेड भी घट जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड भी घट जाता है। मान लो प्राइस पहले 15 पे चल रही थी, फिर 18 हो गई। अब 18 पे 2-3 लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज को, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मार्केट डिमांड में से निकल जाएंगे, वो घर चले जाएंगे। अब घर चले जाएंगे तो तुम्हारी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सप्लाई बढ़ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएंगी। अब ये जो गैप है इसी को बोला जाता है शॉर्टेज। शॉर्टेज क्यों बोला गया, क्योंकि लोगों को चाहिए थे 20, अवेलेबल कितने हैं 10, तो जाहिर सी बात है शॉर्टेज। और जब शॉर्टेज होता है तब जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है वो दोनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, दोनों भी पॉइंट पे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली एक्सेस में क्या होता है समझना, एक्सेस में प्राइस बहुत ज्यादा है इसलिए लोगों ने जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं, मान लो 20 का सप्लाई करना चाहते हैं, बट प्राइस इतनी ज्यादा है ना कि सिर्फ 10 सेलर्स ही क्या कर पा रहे, 10 बायर्स ही क्या कर पा रहे उस गुड्स को अफोर्ड कर पा रहे। तो इसकी वजह से सेलर क्या बोलता है, यार देखो 20 अवेलेबल है और मार्केट में डिमांड 10 का ही चल रहा है, तो क्या करते हैं हम, फिर वो एक दूसरे में कम्पीट करते हैं, क्योंकि खरीदने वाले 10 ही है, बेचने वाले 20 है, तो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। वो अगर 15 में बेच रहा है तो ये बोलता है कि मैं 14 में ही बेचूंगा, दूसरा बोलता है मैं 13 में ही बेचूंगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है। अब प्राइस अगर कम हो जाएगा समझना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई के तहत क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि नीचे आओगे तो ऐसे नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। और सिमिलरली जब क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है और प्राइस भी कम हो जाती है तो कुछ लोग और अफोर्ड कर सकते हैं गुड्स को। तो पहले 10 लोग अफोर्ड कर पाते थे, अब 13 लोग अफोर्ड कर पा रहे। तो इसकी वजह से जो देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और ये वापस कहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं, या नीचे से भी शॉर्टेज के केस में भी वो कहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझना, 20 लोग प्रोडक्ट बेचना चाहते थे और 10 लोग ही खरीदना चाहते थे, तो मार्केट में क्या था, ओवर सप्लाई था। इसी ओवर सप्लाई को बोला जाता है एक्सेस, इसी ओवर सप्लाई को बोला जाता है एक्सेस। एक्सेस अगर है तो प्राइस नीचे जाने की कोशिश करती है, और शॉर्टेज अगर है तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है। ठीक है, मार्केट में शॉर्टेज है, कमोडिटी का शॉर्टेज है तो प्राइस ऊपर जाएंगी, और मार्केट में कमोडिटी की एक्सेस भरा पड़ा है माल तो प्राइजेस नीचे जाती है। तो अपने को जनरल लाइफ से पता ही चलता है। और एक पॉइंट पे आता है जहां पे प्राइस चेंज नहीं होती, प्राइस वहीं पे स्टेबल हो जाती है, उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये इक्विलिब्रियम प्राइस ही होती है अपनी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो तुम जब जाते हो कुछ चीज खरीदने, मान लो तुम फोन खरीदने गए या तुम शर्ट खरीदने गए, तो तुम्हें दिखता है कि उस शर्ट की प्राइस क्या है, वो शर्ट की प्राइस 200 लिखी है या 700 लिखी है या 1000 लिखी है, तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहां पे डिमांड और सप्लाई आके क्या हो गया, स्टेबल हो गए, ना कि शॉर्टेज है ना कि एक्सेस है,
अब वो वहां पे स्टेबल हो गए, वही बन गई तुम्हारी मार्केट प्राइस। तो ठीक है, तो ये था अपना डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, जो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे बना था। अब क्या होता है समझना, शॉर्टेज ऑकर व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड। जाहिर सी बात है, शॉर्टेज है मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड। द शॉर्टेज अराइजेस व्हेन मार्केट प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम। शॉर्टेज कब रहता है, जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे रहती है। ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो सर ये लर्न करेंगे क्या हम, ये लर्न मत करना, तुम बस ये लॉजिक समझ लेना। एक बार ये एक बार नहीं, दो बार ये कर्व ड्रॉ करके देख लेना। ये देखना कि ये प्राइस ऊपर क्यों जाएंगी, ये सोचना कि ये प्राइस नीचे क्यों जाएंगी, ये सोचना कि इक्विलिब्रियम पे क्यों ही रुकेंगी, ठीक है। तो ये सोचने के बाद तुम्हें क्या हो जाएगा कि ये अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर कोई एमसीक्यू आया तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम वो चार्ट या जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लोगे, तुम्हें पता चलेगा कि नीचे शॉर्टेज रहता है, ऊपर एक्सेस रहता है, प्राइस कहाँ पे जाने की कोशिश करती है वगैरह सारी चीजें पता चल जाएगी। तो एमसीक्यू के लिए तुम्हें हेल्पफुल रहेगा, लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। In such cases, buyers demand more goods than sellers willing to supply at that price. Shortage है तो जाहिर सी बात है सर, खरीदने वाले ज्यादा है और बेचने वाले कम है। Shortage prompts buyer to bid up the prices in attempt to acquire limited supply. अब क्या होता है समझना कि 20 लोग खरीदने के लिए तैयार है, डिमांड यानी लोग खरीदने के लिए तैयार है, और सप्लाई कितने का है, 10 का, ठीक है, इंटू 10 और ये इंटू 20, ठीक है। तो ये ज्यादा है बेसिकली। अब क्या होता है, दोनों की सोच समझते हैं। ये बोलता है कि देखो यार मार्केट, मैंने हटा देता हूँ तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि देखो यार मार्केट में 10 ही प्रोडक्ट है बेचने के लिए और हम खरीदने वाले 20 है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्शन करते हैं, जो ज्यादा प्राइस पे करेगा वो प्रोडक्ट घर पे लेके जाएगा। तो सिंपली ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइस को ऊपर खींचते हैं। सिमिलरली सेलर क्या सोचता है, सप्लाई कौन क्रिएट करता है, सेलर। सेलर क्या सोचता है कि देखो यार मार्केट में 20 लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो कोई तो बंदा ऐसा होगा जो जो प्राइस मार्केट में चल रही है उससे ज्यादा पे खरीदने के लिए तैयार होगा। अगर मार्केट में 100 रुपए चल रही है प्राइस, तो कोई तो ऐसा होगा कि 120 पे खरीदने को तैयार होगा। तो ये क्या करता है, अपने गोडाउन में से और ज्यादा माल मार्केट में लाता है और ज्यादा सप्लाई बढ़ाता है और थोड़ी सी प्राइस भी बढ़ा देता है। तो ये भी बेसिकली क्या कर रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है। तो दोनों की मेंटेलिटी से क्या हो रही है, मार्केट की ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रही है। किसकी मेंटेलिटी, सप्लायर और कस्टमर की मेंटेलिटी, ठीक है। द इंक्रीज decreases the demand because some buyers are not willing to purchase at higher price and increases supply, sellers are encouraged to produce and sell more due to higher prices। वही होता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएंगी तो कुछ लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसमें से ही कुछ लोग कम हो जाएंगे, मान लो ये 15 ही हो जाएंगे, ठीक है। और प्राइस बढ़ गई तो लोगों को प्रॉफिट दिखने लगा, सेलर को प्रॉफिट दिखने लगा, सेलर प्रॉफिट दिखेगा तो क्या करेगा, अपने गोडाउन से और माल लाएगा और सप्लाई बढ़ा देगा। तो उससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है समझना कि जब प्राइजेस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाता है, इंक्रीज इन सप्लाई, और डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीजेस डिमांड। तो ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस उल्टा होता है, एक्सेस इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। एक्सेस में क्या होता है, द एक्सेस ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड of commodity exceeds the quantity demanded at given price. This situation also called as excess supply or surplus। एमसीक्यू, सरप्लस किसे बोलते हैं, एक्सेस को, ठीक है। हाँ, डेफिसिट किसे बोलेंगे फिर, शॉर्टेज को। द सरप्लस अराइजेस व्हेन मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम। वापस से एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। इन दिस केस सेलर्स सप्लाई मोर गुड्स देन बायर्स आर विलिंग टू परचेस एट द प्राइस। the surplus forces sellers to lower the prices and clear the unsold stock। यहाँ पे भी उल्टी मेंटेलिटी चलेगी, समझना दो मेंटेलिटीज को। एक तो होता है कस्टमर और एक होता है सेलर। सेलर कितना बेच रहा है, 20 बेच रहा है, और कस्टमर कितना खरीदना चाहता है, 10 ही खरीदना चाहता है। अब सेलर बोलता है यार मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी खरीद बेचने के लिए तैयार है और मैं भी बेचने के लिए तैयार हूँ, बट कस्टमर इतने अवेलेबल नहीं है। तो क्या करता हूँ कि मुझे मेरे सेलर को बीट करना है, सॉरी मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी प्राइस कम कर देता हूँ ताकि ये 10 कस्टमर मेरे पास आए। तो ये करता है प्राइस कम।
अब जैसे ही प्राइस कम करता है वो सेलर, तो प्राइस कम होने से कुछ और कस्टमर उस चीज को अफोर्ड कर पाते, और कस्टमर अफोर्ड कर पाने की वजह से इनकी, और प्राइस कम होने की वजह से क्या हो जाता है, दोनों की मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि प्राइस कम हो रही है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स सॉरी कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, और कुछ सेलर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो उस पॉइंट पे उनको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि हम उस पॉइंट पे नहीं बेचेंगे, इतनी कम प्राइस पे हम तो नहीं बेचेंगे भैया, तो हम हमारा सप्लाई क्या कर देते, कम कर देते। तो एग्जैक्टली अपोजिट होता है, जहां पे दो लोग पहले प्राइस को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे दोनों लोग अब प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, कौन से केस में, एक्सेस के केस में, ठीक है। Bidding up buyers in case of shortages and reducing asking price for seller in the case of excess brings price at equilibrium। दो चीजें है, एक चीज समझ, दो चीजें bid and ask, asking price and bidding price, समझना क्या होता है। एक बायर है और एक सेलर है, एक कमोडिटी है, दो लोग मार्केट में मिले, सेलर और बायर। बायर बोलता है इसको मैं खरीदना चाहता हूँ 100 रुपए में, सेलर बोलता है कि मैं इसे बेचूंगा 120 रुपए में। तो ये जो सेलर ने प्राइस मांगी गुड्स के लिए, गुड्स किसके पास होंगे, सेलर के पास, तो मांगी, तो इसको बोलते हैं आस्क प्राइस, आस्क प्राइस। और जो दाम लगाया उस गुड्स पे बायर ने, तो उसको बोलते हैं बिड प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, बिड प्राइस, ठीक है। अब हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे शॉर्टेज में। शॉर्टेज क्यों है सर, शॉर्टेज इसलिए है कि सप्लाई कम है, और मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे समझना, ऐसे केस में जो डिमांड यानी कस्टमर्स कस्टमर्स अपनी जो बिड प्राइस है, वो बिड प्राइस गुड्स खरीदने के लिए बढ़ा देंगे, गुड्स खरीदने के लिए बढ़ा देंगे। और सामने सेलर को पता है कि शॉर्टेज है, तो लोगों के पास मार्केट में तो गुड्स नहीं है, तो वो अपनी आस्क प्राइस क्या करेगा, वो अपनी आस्क प्राइस भी बढ़ा देगा, ठीक है, वो अपनी आस्क प्राइस भी बढ़ा देगा। ये बोलेगा कि मैं ज्यादा में खरीदने के लिए तैयार हूं, और ये भी बोलेगा कि मैं ज्यादा, मुझे ज्यादा चाहिए। एक्सेस में उल्टा होगा, एक्सेस में किसके हाथ में ये है, पावर है, एक्सेस में कस्टमर के हाथ में पावर है, ठीक है। तो कस्टमर बोलेगा देख मुझे पता है कि मार्केट में कोई खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं मेरी बिड प्राइस क्या करता हूँ, मैं मेरी बिड प्राइस कम करता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा पे नहीं करूंगा क्योंकि तेरे पास कस्टमर नहीं है, मुझे पता है। और सेलर भी बोलेगा हाँ मुझे पता है, और अगर मैं नहीं कम करूंगा तो कोई और कम कर देगा, तो वो भी अपनी आस्क प्राइस क्या करता है, वो भी अपनी आस्क प्राइस को कम करता है, ठीक है। तो दोनों प्राइस होती है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। और ये जब बिड प्राइस आस्क प्राइस एक समय पे एक इक्विवेलेंट हो जाती है, मतलब बायर और सेलर एक प्राइस पे एग्री करते हैं, उस प्राइस पे ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। Bidding up buyers in case of shortage and reducing asking price for seller in case of excess brings the price at equilibrium level। तो ये दोनों केस अपन ने डिस्कस कर लिए। चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, अब डिमांड एंड सप्लाई चेंज होते हैं इन द मार्केट व्हेन देयर इज अ चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर, इट शिफ्ट द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, दिस शिफ्टिंग अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई में क्या करते हैं, चेंजेस देते हैं। हाँ, चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, अपन ने दो चीजें देखी थी, अगर तुम्हें याद होगा तो थ्योरी ऑफ डिमांड सॉरी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में दो चीजें देखी थी, कि एक होता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या सप्लाई, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज,
ठीक है, अपन डिमांड की बात करेंगे, चलो सप्लाई की बात नहीं करेंगे, अपन किसकी बात करेंगे, डिमांड की बात करेंगे। अब समझना एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर प्राइस कम होने से प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो उसको बोला जाता है एक्सपांशन, उसको बोला जाता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी अगर कम हो जाती तो उसको ही बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, उसको ही क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता है समझना, इंक्रीज डिक्रीज में क्वांटिटी डिमांडेड तो चेंज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, बढ़ भी सकती है और नहीं कम भी हो सकती है, बट इसका जो रीजन रहता वो रहता अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ सर, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी या प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड घटी, बट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि प्राइस के अलावा मतलब इनकम, मान लो इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ये हो गए नॉन प्राइस फैक्टर, अदर देन प्राइस। ये अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो उसको बोला जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब समझना एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सपांशन में ये हो जाएगा, ये एक्सपांशन, एक्सपांशन में x से y की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, x से y की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में y से x की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व। कौन सा कर्व सर, डिमांड कर्व। ठीक है, अब जो नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं वो कर्व की मूवमेंट नहीं कराते, वो पूरे के पूरे कर्व को ही शिफ्ट कराते। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। मान लो, मान लो अभी तुम्हारा ये डिमांड कर्व बन गया था, डिमांड कर्व बन गया था। अब इस केस में अगर नॉन प्राइस फैक्टर अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस में फैक्टर्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी क्या चेंज हो रही, क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। ये समझना, ये कर्व ही पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। ये कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। सर कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा क्या हो रहा है। अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी डिमांडेड घट गई नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से तो वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट, जिससे क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएंगे, जिससे क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएंगे। देखो इस पॉइंट की बात करूं तो ये घट जाएंगी क्वांटिटी डिमांडेड, और इस पॉइंट पे बात करूं तो देखो ये क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी। तो ये होता है शिफ्टिंग ऑफ कर्व, वो था मूवमेंट अलोंग द कर्व। अपने को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बात जो करनी है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्टिंग ऑफ कर्व की करनी है, ना कि मूवमेंट अलोंग द कर्व। अपने को ये कंसीडर करके चलना है, ये सिनेरियो कंसीडर करके अपन चलेंगे, और उसमें अलग अलग क्या क्या चीजें हो सकती है वो देखेंगे। अब एक ये चीज भी समझ के रखना कि जैसे जैसे डिमांड कर्व, जैसे डिमांड कर्व एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है या इंक्रीज और डिक्रीज दिखाता है, सिमिलरली सप्लाई कर्व भी वैसा ही बिहेव करता है।
सप्लाई कर्व भी क्या दिखाता है, सप्लाई कर्व भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज कर होता है। ठीक है, अब अपने को स्टडी क्या करना है, अपने को डिमांड कर्व का इंक्रीज और डिक्रीज और सप्लाई कर्व का इंक्रीज और डिक्रीज, ये दोनों चीजें स्टडी करनी, ये दोनों ही चीजें अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलो नोट्स पे वापस आते हैं, बहुत सारा डिस्कशन कर लिया अपन ने। सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड तो कर्व कहाँ पे शिफ्ट होता है, राइट में। इंक्रीज इन सप्लाई, ये सप्लाई की बात नहीं की अपन ने, सप्लाई इसके सप्लाई में भी कहाँ पे शिफ्ट होता है, राइट वर्ड ही शिफ्ट होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिक्रीज इन डिमांड तो कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। अपन सप्लाई कर्व के बारे में भी डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा नोट्स में दिया है इसलिए। ठीक है, ये निकाला ग्राफ। अब इसमें सप्लाई कर पॉजिटिवली स्लोप रहेगा। अब समझना समझना, अगर किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, अदर देन प्राइस, उसको ही नॉन प्राइस फैक्टर बोलते हैं, अदर देन प्राइस की वजह से अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो ये कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। देखो यहाँ पे क्या रहेंगी, मान लो ये क्वांटिटी सप्लाइड है एक्स, तो ये यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन सप्लाई राइट शिफ्ट। और इसके अपोजिट, अगर किसी कारण से सप्लाई डिक्रीज हो गया, किसी कारण से अगर सप्लाई डिक्रीज हो गया तो लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग अपने को समझनी है, और अपन समझ चुके हैं कौन सी इसकी, हम दोनों इसकी समझ चुके हैं। सर कौन सी, ये डिमांड की भी समझ चुके हैं और सप्लाई की भी समझ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चारों चीजें हो गई अपनी कवर। अब आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कॉजेस मोर पीपल टू बाय गुड्स एट सेम प्राइस, लीड टू शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये देखो यहीं पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। ये कौन सा डिक्रीज बोला है, ऊपर इंक्रीज की बात कही है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज, अच्छा ये ऐसा है, ये इसका कुछ लेना देना नहीं है सब, ये नीचे का हेडिंग है। हाँ, अब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, पता ही है सर, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब ये क्वांटिटी डिमांडेड ये क्या हो जाएंगी, इधर चली जाएंगी, क्योंकि इधर 5 है तो इधर 10 रहता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो। देखो सर, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करनी है तो क्वांटिटी को इधर खींचना पड़ेगा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व 1 है और ये सप्लाई कर्व 2 है। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली ये चीजें भी देखनी है कि अगर डिक्रीज होती है डिमांड तो डिमांड कर्व कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट में, और सप्लाई कर्व भी अगर सप्लाई डिक्रीज होता है तो कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट में। अब ये चीज समझना कि ये कब जाएगा, जब नॉन प्राइस फैक्टर्स में चेंजेस होंगे। कौन से, नॉन प्राइस फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर में ही चेंजेस होंगे तो ही ऐसे बिहेवियर दिखेगा। अगर प्राइस की वजह से चेंज हो गया तो मूवमेंट अलोंग द कर्व दिखेगा, ये चीज समझना। अब इससे क्या होता है, ये जब शिफ्ट होते हैं ना तो ये अपने साथ साथ एक चीज को बिगाड़ देते हैं, वो है इक्विलिब्रियम प्राइस। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई। सिमिलरली यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस थी, वो यहाँ पे आ गई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस तुम्हारी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग की वजह से चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी देखो, पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई, पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एक तो कम हो रही है, कुछ कुछ केस में बढ़ रही है। यहाँ पे भी देखो ये इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई, यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गई। तो ये अपने को देखना है कि क्या क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम प्राइसेस में, ये अपन बात करेंगे। बट ये चार चीजें तुम्हें समझ में आ गई क्या सर? पहली क्या चीज है कि अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज होता है तो कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट में।
अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से सप्लाई इंक्रीज होता है तो कर्व का शिफ्ट होगा, कौन सा कर्व, सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और सर अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड घट जाती है, मान लो लोगों का, कंज्यूमर का इनकम घट गया तो डिमांड घट जाएंगे, तो इस केस में जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में। सिमिलरली अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से सप्लाई कम हो जाता है, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया जिसकी वजह से लोगों का प्रॉफिट बहुत कम हो गया सेलर्स का, तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, जिसका मतलब है सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार चीजें अपने को एकदम याद रखनी है जिसके बेसिस पे अपने को आगे बढ़ना है। अब एक ऐसा कंडीशन, अब अलग अलग कंडीशन अपन देखेंगे, साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। अब तो अपन एक एक ही देख रहे थे कि डिमांड कर्व चेंज होगा या सप्लाई कर्व चेंज होगा। अब हम बात करेंगे कि साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं, मतलब एक साथ अगर डिमांड और सप्लाई चेंज होता है तो कैसे बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले केस अपन डिस्कस करेंगे जहां पे दोनों डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रहे, जहां पे दोनों डिमांड और सप्लाई क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे। ठीक है, तो तीन केस बनते हैं यहाँ पे कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है सप्लाई से, या फिर सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डिमांड से। तो दोनों केस भी डिस्कस, तीनों केस अपन क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो तीन तीन ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे अपने को। अब ये तुम्हें पता करने की जरूरत है क्या सर, एक्स एक्सिस में क्या आता है, वाई एक्सिस में क्या आता है, अब तक तुम्हें याद नहीं हुआ क्या? एक्स एक्सिस में आता है क्वांटिटी और वाई एक्सिस में आती है प्राइस। यहाँ पे भी प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे वापस क्वांटिटी और प्राइस। वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस आएंगी, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी आएंगी, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई। अब पहला केस ये देखते हैं कि इक्वल इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। पहला केस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं, ये पहले केस में देखते हैं। अब इनिशियल ग्राफ निकालते, मान लो कि तुम्हारा इनिशियल इक्विलिब्रियम बना था यहाँ पे। ठीक है, ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, इनिशियल इक्विलिब्रियम बना था। अब क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, डिमांड इंक्रीज हो गई है सर, डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब डिमांड इंक्रीज हो जाएंगी तो ये कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा, इक्वली इक्वली शिफ्ट करना है। ठीक है, इक्वली। हाँ, अब सर सप्लाई भी चेंज हो गया, सप्लाई भी क्या हो गया सर, सप्लाई भी बढ़ गया है, सप्लाई भी बढ़ गया। अब सप्लाई बढ़ेगा तो मुझे बताओ सप्लाई कर्व भी कितना आएगा, उतना ही राइट आएगा, और इक्वल इंक्रीज दिखाना है आपने को, ये चीज याद रखनी, इक्वल इंक्रीज दिखाना है। ठीक है, इक्वल इंक्रीज दिखाना है। अब समझना, पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना था सर, यहाँ पे बना था E1 पे। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना, E2 पे। E2 पे कैसे कि सर ये देखो, ये डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो गया, और ये देखो ये सप्लाई कर्व भी इधर शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो गया, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो गया। प्रॉब्लम सर, इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है सर, इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है कि इक्विलिब्रियम जो आएगा, इक्विलिब्रियम जो आएगा वो सेम प्राइस पे आएगा, सेम प्राइस पे आएगा, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रहेगी ना, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे Q1 आ रहा था, यहाँ पे Q2 आएगा, सो इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सर कब, ये चीज याद रखना कि इक्वल इंक्रीज अगर होगा तो, दोनों ही केस में अगर इक्वल इंक्रीज है डिमांड और सप्लाई में, तो इक्विलिब्रियम
दूसरे पॉइंट पे बनेगा, अलग जगह पे बनेगा, बट उसकी जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल चेंज नहीं होगी, बट जो क्वांटिटी लेवल है वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो सेम प्राइस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनेगा बट इंक्रीज इन द क्वांटिटी। जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड इसमें देखते हैं। सेकंड इसमें डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ है, दोनों तो इंक्रीज हुए, ये तो अपने को पता ही है। डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ है और सप्लाई कम इंक्रीज हुआ है। सप्लाई कम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ है, सप्लाई कम इंक्रीज हुआ है। वापस से इनिशियल इक्विलिब्रियम, सर ये इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या ज्यादा इंक्रीज हुआ है, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ है सर, डिमांड। तो डिमांड को और राइट में खींचते, इंक्रीज मतलब राइट में, और बहुत ज्यादा खींचना पड़ेगा। तो ये डिमांड कर्व है क्या, नहीं, ये है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व को बहुत ज्यादा खींचेंगे इधर, ठीक है, बहुत ज्यादा खींचा। और सप्लाई भी इंक्रीज हुआ, पर सर थोड़ा सा, सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है। तो समझना, सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज किया इधर, और डिमांड को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। इंक्रीज करना है राइट शिफ्ट करना। पहला इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना था सर, यहाँ पे बना था। और दूसरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना है सर, यहाँ पे बना है, E2। अब इंटरप्रिटेशन निकालते हैं सर। इंटरप्रिटेशन ये निकला कि जो सेकंड इक्विलिब्रियम बना वो इक्विलिब्रियम एट हायर प्राइस एंड लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी। दूसरा इक्विलिब्रियम सर हायर प्राइस पे बना और क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई। अब तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में चलो देखते हैं। ये पहला इक्विलिब्रियम, सर तीसरा केस तो बताओ पहले, तीसरा केस तो बताओ। तीसरे केस में क्या हो रहा है समझना, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इस केस में। तो डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सप्लाई को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पहले इधर बना था और हमने थोड़ा सा डिमांड को इंक्रीज किया, और ये देखो सप्लाई को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, तो दूसरा इक्विलिब्रियम बना यहाँ पे E2। तो क्या इंटरप्रिटेशन निकला सर, जो इक्विलिब्रियम बना वो क्या बना, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बना वो इक्विलिब्रियम एट लोअर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी, सॉरी हायर क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम लोअर प्राइस पे बना और हायर क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम लोअर प्राइस पे बना और हायर क्वांटिटी, ठीक है। तो तीनों चीजों में कुछ कॉमन पॉइंट्स है। कॉमन पॉइंट क्या है कि तीनों का इक्विलिब्रियम ज्यादा क्वांटिटी पे बना है, तीनों का इक्विलिब्रियम ज्यादा क्वांटिटी पे बना है, ठीक है। तीनों का इक्विलिब्रियम ज्यादा क्वांटिटी पे बना है। तो डिमांड और सप्लाई एक साथ जब इंक्रीज होते हैं तो तीनों का जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिपेंड करता है फोर्सेस पे। अगर डिमांड ज्यादा फोर्सफुल है तो ऊपर लेके जाएगा प्राइस को, अगर सप्लाई ज्यादा फोर्सफुल है तो वो नीचे लेके जाएगा प्राइस को, ठीक है। बस यही है, बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है बट समझने के लिए थोड़ा छोटा छोटा चार्ट है। तो देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना, पहले केस में इक्वल की केस है ये, इक्वल की केस में क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस वही रही। सेकंड केस में डिमांड ज्यादा बढ़ी है सप्लाई से, सप्लाई थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो इस केस में देखो डिमांड ने प्राइस को ऊपर खींच लिया और दोनों इंक्रीज हो रही इसलिए क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो गई इसलिए क्वांटिटी तो बढ़ गई, बट किसका जोर ज्यादा था, सप्लाई का जोर ज्यादा था, तो सप्लाई ने प्राइस को कैसे खींचा, नीचे खींचा, ठीक है। तो सप्लाई हमेशा प्राइस को नीचे खींचती है और डिमांड का बढ़ना हमेशा प्राइस को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज एट सेम प्राइस लेवल बट क्वांटिटी इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम राइजेस एंड डिमांड पुशेस इट अपवर्ड। प्राइस को
कौन पुश करता है अपवर्ड? डिमांड। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड सप्लाई पुशेस इट डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होती है और उसका कारण क्या है कि सप्लाई उसे नीचे पुट करता है, बट क्वांटिटी इस केस में भी इंक्रीज होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और क्वांटिटी इस केस में भी इंक्रीज होती है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों केस में इंक्रीज होगी। अब ये तीन सिनेरियो तो देख लिए, अब देखेंगे व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, सेम चीज होंगी, इसका उल्टा होगा, सेम चीज होंगी उल्टा। ठीक है, क्या होगा सर? क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे भी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो ये सर पता ही है कि दोनों अगर इंक्रीज हो रहे तो क्वांटिटी बढ़ेगा, दोनों अगर डिक्रीज हो रहे तो क्वांटिटी कम होगा, ये पता चल गया। अब दोनों का जोर अगर इक्वल है तो प्राइस पॉइंट सेम रहेगा, दोनों का अगर जोर इक्वल है तो प्राइस पॉइंट सेम रहेगा। अगर डिमांड का जोर ज्यादा है, डिमांड का जोर ज्यादा है तो डिमांड का कम होना प्राइस को नीचे खींचेगा, तो प्राइस डिक्रीज हो जाएंगी। समझना, डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस को ऊपर लेके जाती है, और डिमांड अगर घट रही है तो प्राइस को नीचे लेके जाती है। तो डिमांड प्राइस को नीचे लेके आएंगी क्योंकि डिमांड का जोर ज्यादा है, और सप्लाई का घटना उल्टा अपोजिट होता है, प्राइस को क्या लेके जाएगा? ऊपर लेके जाएगा, तो प्राइस ऊपर। तो ये 6 के 6 केस अपने को समझ के रखने। पहले 3 केस अगर तुमने समझ लिए तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं बाकी के 3 केस। ठीक है, तो ये देखा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं तो क्या। अब हम क्या देखेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। सबसे पहले व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, सर डिमांड का इंक्रीज होना प्राइस को ऊपर लेके जाता है, और सप्लाई का डिक्रीज होना भी प्राइस को ऊपर लेके ही जाता है। सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो ये दोनों चीजें प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें, और यहाँ पे अपन एक अजम्पशन लेंगे कि दोनों इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इक्वली इंक्रीज और इक्वली डिक्रीज हो रहे हैं। तो समझना, डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व इधर चला आएगा, और सप्लाई डिक्रीज हो गया तो सप्लाई कर्व राइट में चला, लेफ्ट में चला जाएगा। अब दोनों भी, पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना था, पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना था E1, तो दूसरा इक्विलिब्रियम बनेगा E2 पे, और दूसरा इक्विलिब्रियम बनेगा हायर प्राइस पॉइंट पे। रीजन, डिमांड का बढ़ना प्राइस को बढ़ाता है, और सप्लाई का घटना भी प्राइस को बढ़ाता है। सप्लाई का घटना भी किसको बढ़ाता है? प्राइस को ही बढ़ाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सेम क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम बनेगा, क्वांटिटी सेम रहेंगी, द चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टन। अनसर्टन क्यों रहेंगी? अनसर्टन बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चेंजेस। अपने को पता नहीं है ना कि डिमांड कितनी चेंज हुई और सप्लाई कितना चेंज हुआ। अगर हम पता होता तो हम ये भी बता पाते थे, बट हमें सिलेबस में उतना दिया नहीं। सिलेबस में बोला है कि बस एक चीज, अगर दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अज्यूम करके चलो कि इक्वल, और उसको अनसर्टन मान लो फिलहाल, क्योंकि अपने को इतना डिटेल में नहीं है। तो एक चीज तो पर सर्टन है सर कि क्या, कि प्राइस इंक्रीज हो रही है। एक चीज सर्टन क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ पे अलग हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। सर डिमांड डिक्रीज हो रही है मतलब ये डिमांड का इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो सर सप्लाई का राइट साइड में चला जाएगा। तो पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं, पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना था, ये व्हाइट वाले, पहला इक्विलिब्रियम E1, और दूसरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना? उसके नीचे बना, ये E2। तो प्राइस क्या हो गई? प्राइस घट गई। क्यों? क्योंकि सर डिमांड का घटना प्राइस को कम करता है, डिमांड घट गई तो प्राइस कम हो जाएंगी ना, और सप्लाई का घटना भी प्राइस को घटाता है। सॉरी, सप्लाई का घटना तो प्राइस को बढ़ाता है ना, सप्लाई का बढ़ना प्राइस को घटाता है। सप्लाई अगर बढ़ गया तो प्राइस अपने आप कम हो जाती है ना। अपन ने देखा ना कि मोर क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस विल बी लेस। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर आ जाते, बहुत ज्यादा माल मार्केट में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? प्राइस कम हो जाती है गुड्स की। तो ये चीज याद रखना कि क्या डिमांड और कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करे, उसके बेसिस पे कर्व कैसे बिहेव करेंगे वो डिपेंड करता है। बेस्ट वे है इसे पढ़ने का कि तुम एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा। तुम इसको रट लो, कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा। बेस्ट मेथड ये है कि तुम क्या करो, ये कर्व ड्रॉ करके देखो। तुम इनिशियल कंडीशंस देखना, तुम क्या करना, ये कंडीशन देना,
दोनों इंक्रीज हो रहे, इक्वल इंक्रीज हो रहे, फिर इनिशियल कर्व ड्रॉ करना दोनों भी, और फिर फाइनल कर्व ड्रॉ करना दोनों भी, फिर एनालाइज करना कि क्या हो रहा है। सिमिलरली ये तीन कंडीशन, उसके नीचे की तीन कंडीशन और उसके नीचे की दो कंडीशन, ऐसे 8 कंडीशन के सारे कर्व निकाल के देखना रफ नोटबुक में, तुम्हें ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये तो तुम्हें पता ही है ना कि डिमांड और सप्लाई कर्व क्या होते हैं, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो उस तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी। मॉड्यूल में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ये चैप्टर, बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। इफ डिमांड इंक्रीज इज मोर देन सप्लाई, अब ये जो अपोजिट पॉइंट है, ये अपोजिट पॉइंट का जो अनसर्टेनिटी है वो भी उन्होंने दे दिया है। मुझे लगा था सिर्फ इसका नहीं है दिया हुआ, इसका दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, मैंने बोला था कि ये अपोजिट डायरेक्शन का कुछ भी दिया नहीं, बट अपोजिट डायरेक्शन का दिया हुआ है। चलो समझते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बिना ही समझने की कोशिश करते, या ग्राफ पढ़ने के बिना ही समझने की कोशिश करते। सर डिमांड इंक्रीज हो रहा है और डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है, डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस को ऊपर लेके जाता है, और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई का डिक्रीज होना भी प्राइस को ऊपर लेके ही जाता है। बट यहाँ पे फिर क्या चेंज होगा, यहाँ पे सॉरी प्राइस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों भी ऊपर ही जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज होगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, डिमांड इंक्रीज होंगी, मतलब डिमांड राइट में शिफ्ट हो जाएंगी, और राइट शिफ्टिंग ज्यादा होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट शिफ्टिंग कम होगा क्योंकि सप्लाई कम मतलब बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट शिफ्टिंग ज्यादा हो रही है, राइट शिफ्टिंग ज्यादा हो रही है, और लेफ्ट शिफ्टिंग थोड़ी सी ही हो रही है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज होता है तो सर सप्लाई कर्व चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट शिफ्टिंग ज्यादा होंगी क्योंकि सप्लाई ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, और डिमांड इंक्रीज हो रही है बट वो कम इंक्रीज हो रही है, तो राइट शिफ्टिंग थोड़ी सी होंगी सर। तो इसकी वजह से ज्यादा लेफ्ट शिफ्टिंग होने की वजह से क्वांटिटी भी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब क्वांटिटी हो जाएंगी कम। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन अपन ने निकाला और उसके बेसिस पे सॉल्व किया। बस यही है कि जो कंडीशन दिए है वो पुट करके देखो, तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। लर्न मत करना, मैं वापस बोल रहा हूँ, लर्न मत करना कि सर डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज इक्विलिब्रियम इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज ये कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं, बस ग्राफ निकाल के देखो, जब क्वेश्चन आएगा तभी भी ग्राफ निकालना, ग्राफ निकालोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। वही देखेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। क्वांटिटी इंक्रीज होता है क्यों, क्योंकि सर डिमांड का फोर्स ज्यादा है तो डिमांड राइट में बहुत ज्यादा जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो रही है क्योंकि दोनों भी एक ही डायरेक्शन में प्राइस को खींच रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बट क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सर सप्लाई का जो इफेक्ट है ना, सप्लाई बहुत लेफ्ट लेके जा रहा है किसको, जो इक्विलिब्रियम है वो सप्लाई की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस यही पे अपना यूनिट खत्म हो गया। कुछ पॉइंट से रिमेंबर करने के लिए एमसीक्यू के लिए, इंक्रीज इन डिमांड ऑलवेज, हाँ, इंक्रीज इन डिमांड ऑलवेज पुश प्राइस हायर एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हायर लार्जर। मतलब अगर ये कर्व इंक्रीज इन डिमांड मतलब कर्व इधर शिफ्ट होगा, अब इधर शिफ्ट होगा तो समझना कि इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा सर, ये इक्विलिब्रियम E1 है और इक्विलिब्रियम E2 है। अब मान लो सप्लाई वही है, तो डिमांड का बढ़ना क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी तो बढ़ा ही रहा है, साथ में साथ सॉरी वापस से लिखता हूँ, ये वापस से लिखता हूँ, हाँ वापस से लिखता हूँ समझना। मान लो एक ही सप्लाई है, सिर्फ डिमांड की बात करेंगे, सिर्फ डिमांड की बात करेंगे, तो डिमांड इंक्रीज हो गया मतलब डिमांड राइट शिफ्ट हो गया, तो डिमांड क्या करता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को तो बढ़ाता ही है, प्लस इक्विलिब्रियम प्राइस को भी ऊपर खींचता है, क्वांटिटी को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस को ऊपर खींचता है। इंक्रीज इन सप्लाई, सिमिलरली सप्लाई, अब सप्लाई का क्या करेंगे, एक ही डिमांड कर निकालेंगे, और इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सर सप्लाई, सप्लाई हो जाएगा राइट वर्ड। इंक्रीज इन सप्लाई क्या करता है समझना, इंक्रीज इन सप्लाई तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस को घटाता है और क्वांटिटी को बढ़ाता है।
क्वांटिटी को बढ़ाया, देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ ना E2 और ये था E1, तो क्वांटिटी को बढ़ाया और प्राइस को घटाया। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एक मिनट, इंक्रीज इन सप्लाई ऑलवेज पुश इक्विलिब्रियम प्राइस लोअर एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेसर। लेसर तो नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेसर नहीं हो सकता, ये हायर ही चाहिए था। ठीक है, ये हायर चाहिए था। नेक्स्ट, व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड इज हाई, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, डिमांड ज्यादा इफेक्टिव है, तो डिमांड प्राइस को ऊपर लेके जाता है, क्वांटिटी को हाई लेके जाता है। अब स्ट्रेंथ डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो वो प्राइस को नीचे लेके जाता है और क्वांटिटी को भी नीचे लेके जाता है। व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाई इज हाई, सप्लाई की स्ट्रेंथ हाई है तो प्राइस को नीचे लेके जाती है, क्वांटिटी को लोअर करती है। एक मिनट, ये क्वांटिटी लोअर क्यों लिखा है, क्वांटिटी लोअर, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज, अब ये डिक्रीज के केस में था क्वांटिटी लोअर, अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी को भी हायर लेके जाता है और ये क्वांटिटी को लोअर लेके जाता है, ये लिखना। ठीक है, द सप्लाई डिक्रीजेस द क्वांटिटी एट हायर प्राइस, इक्विलिब्रियम एट हायर प्राइस एंड क्वांटिटी एट लेसर क्वांटिटी। तो एक बार वापस से देख लेते हैं ये कि मान लो सप्लाई डिक्रीज हो गया ना, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हो गया मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो इक्विलिब्रियम पहले बना था यहाँ पे E1, दूसरा इक्विलिब्रियम बना है E2 पे, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएंगी और प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो ये बराबर था, सॉरी ये बराबर था, ये बराबर था। व्हेन डिमांड, अच्छा ये डिमांड की बात कर रही है, डिमांड की बात कर रही है, सप्लाई चाहिए। व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम एट लोअर प्राइस एंड क्वांटिटी एट हायर क्वांटिटी। ठीक है, ये हायर क्वांटिटी, तो ये थोड़े चेंजेस कर लेना, और ये यहाँ पे हमारा यूनिट होता है खत्म। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो सीखी अपन ने वो देखी कि प्राइस कैसे अफेक्ट होता है। अपन ने ये नहीं देखा कि मार्केट के हिसाब से प्राइस कैसे चेंज होगा, हमने ये देखा कि डिमांड एंड सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से प्राइस कैसे, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे ऊपर जाती है और इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे नीचे आती है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 3, जहाँ पे अपन डिटरमाइन करेंगे कि कौन से क्वांटिटी पे अपने को आउटपुट जनरेट करना है जिसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम रहे। तो ये अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।